तलाक के कागजात जब मेज पर जोर से पटके गए तो उस आवाज से ज्यादा ठंडक लू रुयान की आंखों में थी। वो रूखे स्वर में बोली, साइन करो, अपने 5 मिलियन लो और मेरे परिवार से दफा हो जाओ। एक आम टॉक्सिक मेलोड्रामा में कोई भी पति इस मोड़ पर घुटनों के बल बैठकर रोता गिड़गिड़ाता, लेकिन मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ट्रांसमिग्रेटर हूं जो पिछले 3 सालों से यहां बस आराम की जिंदगी जीने की तलाश में था। बिना एक पल गवाए मेरा पेन कागज पर फिसला और मैंने तुरंत दस्तखत कर दिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे की तरफ इशारा करते हुए लापरवाही से पूछा, पैसे यहाँ क्यों हैं? वैसे थैंक्स बॉस। इसके बाद मैंने एक बेफिक्र सीटी बजाई, घुमा और बाहर की तरफ चल पड़ा। मेरी इस हरकत पर वो पूरी तरह अवाक रह गई। लू परिवार के नौकरों की हैरान निगाहों के बीच सीढ़ियों से अपना एक पुराना घिसा पीटा सूटकेस घसीटता हुआ मैं सिर ऊंचा कर किसी विजयी जनरल की तरह बाहर निकल रहा था। तभी पीछे से उसकी वो घमंडी बर्फीली आवाज आखिरकार टूट कर गूंजी, लिनयुग, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? उस आवाज में एक दबा हुआ खौलता हुआ गुस्सा था। मैंने कदम रोके, गंभीरता से कुछ सोचा और पीछे मुड़कर पूछा, वो 5 मिलियन टैक्स से पहले है या बाद में? क्या हम इसे कॉर्पोरेट अकाउंट से रन कर सकते हैं ताकि टैक्स बच सके? ये सुनते ही लू रुयान की छाती गुस्से से ऊपर नीचे होने लगी। साफ था कि मैंने उसकी सहन शक्ति की आखिरी हद पार कर दी थी। मैंने बस लापरवाही से कंधे उचकाए, जबकि अंदर ही अंदर मैं बेहद खुश था। इस उपन्यास की दुनिया में एक हाउस हस्बैंड के रूप में ट्रांसमिग्रेट हुए मुझे 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में मैंने एक परम सिंप बनकर उसकी हर बेरुखी झेली और उसके जहरीले रिश्तेदारों के ताने सहे, बस इस उम्मीद में कि मेरा सिस्टम कभी तो जागेगा। लेकिन 3 साल बीत गए और सिस्टम का कोई अतापता नहीं था। ऐसे में तलाक के बदले मिले ये 5 मिलियन ही मेरी सबसे बड़ी लॉटरी थे। थोड़ी देर पहले जब मैं अपने उस कमरे में सामान समेटने गया था जहां मैंने 3 साल काटे थे, तो वहां ले जाने लायक ज्यादा कुछ नहीं था। अलमारी में टंगे वे महंगे सूट और डिजाइनर शर्ट तो बस दिखावे के प्रॉप्स थे जो उसने दुनिया के सामने अपनी साख बनाए रखने के लिए खरीदे थे। मैंने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। इसके बजाय मैंने झुककर बिस्तर के नीचे से अपनी असली जागीर निकाली, एक पुराना गेमिंग कंसोल, कुछ फीके पड़ चुके बैगी शॉर्ट्स और अलग अलग फ्लेवर के इंस्टेंट नूडल्स के आधे भरे डिब्बे। वो मेरे पीछे पीछे कमरे तक आई थी और बड़ी हिकारत से मुझे उस सामान को सूटकेस में डालते देख रही थी जिसे वो कचरा समझती थी। वहीं दूसरी तरफ उसके दिए हुए महंगे कफलिंग्स और घड़ियां मेज पर किसी कबाड़ की तरह लावारिस छूटे हुए थे। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने $1 मिलियन की लग्जरी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए तंज कसा, तुम ये सब नहीं ले जा रहे? मैंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, बहुत भारी है, ले जाने में दिक्कत होगी, और वैसे भी ये घड़ी बहुत तेज टिक टिक करती है, जिससे मेरी नींद खराब होती थी। मेरे इस जवाब पर उसकी सांसें मानो एक पल के लिए थम गई। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बेशकीमती तोहफों पर उसे नाज था उन्हें मैं इस नजर से देखता हूँ। मैंने आराम से सूटकेस की जिप बंद की और ठंडे स्वर में अलविदा कहकर आगे बढ़ गया। जब मैं अपना बैग घसीटता हुआ लिविंग रूम से गुजरा तो बटलर और नौकरानियों ने अदब से सिर झुका रखे थे, लेकिन हंसी रोकने की कोशिश में उनके कंधे हल्के से कांप रहे थे। 3 साल से इस आलीशान लू मेशन में मेरी पहचान एक लाचार सिंप की थी, और आज जब उस सिंप ने सिंपिंग करना बंद कर दिया तो सबसे गहरा झटका उसी को लगा जिसे हर वक्त पूजे जाने की आदत थी। मेरा मूड इतना शानदार था कि मैंने जाते जाते बटलर से भी कह दिया, अंकल जंग, इन सालों की मेहनत के लिए शुक्रिया। खाना बढ़िया था, बस थोड़ा फीका था। मेरे पीछे एक गहरी सन्नाटे से भरी खामोशी पसर गई। मैं अंदाजा लगा सकता था कि लू रुयान इस वक्त कितनी बेबस और हताश महसूस कर रही होगी। मैशन से बाहर निकलते ही गर्मियों की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ और मुझे इतनी आजादी महसूस हुई मानो मैं हवा में उड़ सकता हूँ। मैंने एक बार फिर सीटी बजाई और अपने जर्जर सूटकेस को ऐसे घसीटने लगा जैसे मैं हवाई में छुट्टियां मनाने जा रहा हूँ। वो खिड़की के पास खड़ी मेरी इस बेफिक्र विदाई को देख रही थी। सालों से जिसके चेहरे पर एक कठोर जमी हुई बर्फ रहती थी, वहां अब भ्रम और उलझन की दरारें साफ दिख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आदमी कल तक उसके एक इशारे पर अपनी नींद खो देता था, वो अपनी भावनाओं को किसी स्विच की तरह इतनी आसानी से कैसे बंद कर सकता है। पर उसे क्या पता था कि ये तो उसके मानसिक संतुलन के बिगड़ने की महज एक शुरुआत थी। मैंने सीधे एक शानदार स्पोर्ट्स होटल का रुख किया और वहां का सबसे महंगा ड्यूल पीसी स्वीट बुक कर लिया। कमरे में आते ही सूटकेस को एक तरफ फेंका और अपने पूरे वजूद को उस आलीशान गेमिंग चेयर में डुबो दिया। एक लंबी गहरी सांस लेकर मैंने इंटरकॉम पर आर्डर दिया, एडमिन, एक फैमिली बकेट और 2 ठंडी ड्रिंक्स भेज दो। इसके तुरंत बाद मैंने पीसी ऑन किया और उस गेमिंग अकाउंट में लॉगिन किया जिसे 3 साल से हाथ नहीं लगाया था। जैसे ही उसका जाना पहचाना बैकग्राउंड म्यूजिक गुंजा, मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यही तो थी असली जिंदगी। उधर लू मेशन का माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। लू रुयान उस विशाल खाली लिविंग रूम में बैठी पहली बार ये महसूस कर रही थी
कि ये घर उस इंसान के बिना कितना डरावना और सूना लग रहा था जो हमेशा दरवाजे पर उसका मुस्कुराकर स्वागत करता था। वो हल्का सा पूछना कि तुम आ गई, थकी होगी, अब इस घर की हवाओं से गायब था। उसने झुंझलाहट में अपनी कंटी रगड़ी और खुद को समझाया कि ये सब बकवास है। एक मुफ्तखोर और बेकार इंसान के जाने से तो उसे राहत मिलनी चाहिए थी। तभी एक नौकरानी डरते डरते पास आई और उसके हाथ में एक फटी पुरानी नोटबुक थमाते हुए बोली, मैम, ये मिस्टर लिन के कमरे में छूटी हुई मिली थी। उस नोटबुक को देखते ही रुयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद ये कोई डायरी होगी जिसमें उसके लिए लिन्यू की बेपनाह मोहब्बत, तड़प और गहरी भावनाओं के पन्ने दर्ज होंगे। उसने नौकरानी को भेजा और धड़कते दिल से पहला पन्ना खोला जहां बेहद टेढ़ी मेढ़ी अव्यवस्थित लिखावट में लिखा था, 1 मार्च, रुयान ने मुझे घूरा, इमोशनल डैमेज फीस 500 युवान। 2 मार्च, रुयान घर नहीं आई, अकेले विशाल किंग साइज बेड का आनंद, खुशी बोनस 100 युवान। 15 मार्च, बिजनेस बैंक्वेट में रुयान की तरफ से 3 शॉट पिए, पेट में जलन, मुआवजा 10,000 युवान। 20 मार्च, रुयान ने मेरे सूट की तारीफ की, मिश्रित भावनाएं, कटौती शुल्क 100 युवान। ये देखकर लू रुयान के हाथ कांपने लगे। ये कोई रोमांटिक डायरी नहीं थी, बल्कि एक बाकायदा हिसाब किताब का लेजर था जिसमें उसके किए गए हर बर्ताव की कीमत भावनात्मक क्षति के रूप में वसूली जा रही थी। यानी जब भी वो उसकी बेरुखियों पर मुस्कुराता था, वो चुपके से अपने दिमाग में उसका बिल बना रहा होता था। गुस्से और अपमान की एक ऐसी लहर उसके सिर पर चढ़ी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने तुरंत फोन उठाया और उस नंबर पर डायल किया जिसे उसने शादी के 3 सालों में कभी खुद से फोन नहीं किया था। काफी देर तक घंटी बजने के बाद जब फोन उठा तो उधर से कुछ चबाने की आवाज आ रही थी। बैकग्राउंड में माउस के क्लिक होने और गेम के कैरेक्टर्स की चीखें गूंज रही थी। रुयान ने गुस्से से कांपती आवाज में कहा, लिन्युक, इस सब का क्या मतलब है? उधर से बेहद लापरवाही से जवाब आया, कौन है भाई? मैं इस वक्त टीम फाइट में हूं, मुझे परेशान मत करो, बाय। और फोन कट गया। रुयान फोन थामे वही जड़ रह गई। लू ग्रुप की सबसे ताकतवर और रसूखदार सीईओ को उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने इस तरह मुंह पर फोन काटा था, और वो भी उसके अपने पूर्व पति ने। उसने दोबारा डायल किया, लेकिन इस बार उसे केवल एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त व्यस्त है। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर मेरी लोकेशन ट्रैक करने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में रिपोर्ट आई, बॉस, मिस्टर लिन इस वक्त एपेक्स साइबर कैफे स्पोर्ट्स होटल में है। ये सुनकर रुयान का गुस्सा अचानक एक अजीब सी तसल्ली में बदल गया। उसने अपने मन में ही एक कहानी गढ़ ली कि वो जरूर इस जुदाई के गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा और खुद को गेमिंग की दुनिया में डुबोकर तलाक के दर्द को भुलाने की कोशिश कर रहा होगा। उसने सोचा कि वो लेजर भी उसकी एकतरफा अधूरी मोहब्बत को जताने का एक अलग तरीका था। खुद को कोसते हुए उसने मन ही मन कहा, रुयान, तुम सच में एक बेरहम औरत हो। उसने एक गहरी सांस ली और तय किया कि वो खुद जाकर उसकी ये दयनीय हालत अपनी आंखों से देखेगी। अगले दिन वो एक बेहद महंगे कस्टम शनेल सूट और बेदाग मेकअप में किसी रानी की तरह तैयार होकर निकली। उसके साथ एक बेहद हैंडसम लड़का था जिसने सफेद लिनन की शर्ट पहनी थी और जिससे एक बेहद सादगी भरी कलात्मक वाइब आ रही थी। ये जियांग जियाओ था, लू रुयान का बचपन का दोस्त और उसका पहला प्यार, जो हाल ही में विदेश से लौटा था। मूल उपन्यास में रुयान अक्सर मुझे जलाने और ईर्ष्या महसूस कराने के लिए इसका इस्तेमाल एक मोहरे की तरह करती थी। उसने जियांग का हाथ थामते हुए बेहद कोमल आवाज में कहा, चलो थोड़ा टहल लेते हैं, यहाँ काफी चहल पहल है, शायद तुम्हें अपनी पेंटिंग के लिए कोई प्रेरणा मिल जाए। जियांग जियाओ अपनी मासूम आंखों से आसपास की चीजों को देख रहा था कि अचानक उसकी नजर सड़क किनारे एक ग्रिल ग्लूटेन के स्टॉल पर टिक गई और वो लालच से थूक निगलने लगा। रुयान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ खींचा और सीधे मेरे एस्पोर्ट्स होटल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ठीक उसी वक्त मैं अपने ढीले ढाले शॉर्ट्स और चप्पलों में होटल की सीढ़ियों पर बैठा, हाथ में ताजा ताजा खरीदी गई ग्रिल ग्लूटेन की सीख लिए मजे से खा रहा था और मेरा पूरा मुंह तेल से सना हुआ था। मुझे देखते ही रुयान ने अपनी पीठ सीधी की, चेहरे पर एक परफेक्ट नकली मुस्कान चिपकाई, जियांग की बाह को और मजबूती से थामा और बेहद ऊंची आवाज में बोली ताकि आसपास के लोग भी सुन सके, लिन्युग, क्या इत्तेफाक है ना? मैंने बस एक पल के लिए सिर उठाया, मुंह में ग्लूटेन चबाते हुए बेहद रूखा और धीमा सा जवाब दिया, हूं। लू रुयान ने मेरी इस फूहड़ और बेफिक्र सूरत को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी आवाज में एक बनावटी मिठास घोली और बड़े प्यार से बोली, लिन्युग, मैं तुम्हें मिलाती हूँ, ये जियांग है, मेरा बहुत अजीज दोस्त। उसने जानबूझकर अपनी बात रोकी और मेरी आंखों में देखने लगी। वो उम्मीद कर रही थी कि इस मोड़ पर मेरे चेहरे पर जलन, बेइंतहा गुस्सा या कम से कम गहरे दर्द की कोई झलक तो दिखेगी, लेकिन मैंने बस जियांग जियाओ पर एक सरसरी नजर डाली और पूरी शालीनता से अपने हाथ की सीख उसकी तरफ बढ़ा दी। मैंने बेहद अन्य ढंग से पूछा, ओह, एक निवाला लोगे?
सच में बहुत स्वादिष्ट है। मेरे इस अजीब व्यवहार पर लू रुयान की वो परफेक्ट मुस्कान वही की वही जम गई, जबकि दूसरी तरफ जियांग जियाओ की आंखें किसी भूखे पिल्ले की तरह चमक उठीं, जिसे अचानक कोई स्वादिष्ट हड्डी मिल गई हो। उसने पल भर में लू रुयान को पूरी तरह दरकिनार करते हुए अपनी बाह छुड़ाई, लपक कर मेरे पास आया और मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आवाज लगभग रुआंसी हो रही थी जब उसने पूछा, क्या मैं सच में ये ले सकता हूँ? क्या तुम वाकई मुझे दे रहे हो? दरअसल मैं अपनी पेंटिंग के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था और इसी चक्कर में मैंने पिछले 3 दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है। उसकी ये दयनीय और मासूम सूरत देखकर मैंने बाकी बची सीख भी उसके हाथ में थमा दी और बड़े भाई की तरह कहा, लो खाओ, पर थोड़ा धीरे खाना, कहीं दम न घुट जाए। जियांग जियाओ ने उस सीख को किसी अनमोल खजाने की तरह संभाला और वहीं मेरे बगल में सीढ़ियों पर बैठकर बड़े चाव से खाने लगा। इधर लू रुयान अपने $1 लाख के डिजाइनर शनेल सूट और महंगी हील्स पहने गर्मियों की उस उमस भरी हवा में पूरी तरह बौखलाई खड़ी थी। उसे लग रहा था कि ये सब गलत हो रहा है। कहानी की स्क्रिप्ट इस तरह तो बिल्कुल नहीं लिखी गई थी। क्या लिन्यू को दौड़कर उसके पास नहीं आना चाहिए था? क्या उसे तड़पकर ये नहीं पूछना चाहिए था कि ये लड़का कौन है और वो इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ गई? वो अपने इस तथाकथित प्रतिद्वंदी के साथ बैठकर ग्रिल ग्लूटेन कैसे बांट सकता था? लेकिन जिस बात ने लू रुयान के घमंड को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, वो झटका तो अभी आना बाकी था। जियांग जियाओ ने जैसे ही सीख खत्म की, स्टॉल का मालिक पैसे लेने हमारे पास आ गया और बोला, अरे हीरो, 10 युवान हुए। जियांग जियाओ ने पहले दुकानदार को देखा और फिर मासूमियत से मेरी तरफ ताका। मैंने तुरंत वहां खड़ी रुयान की तरफ इशारा करते हुए बड़े रौब से कहा, ये भाई साहब इन्हीं के साथ आए हैं, पैसे इनसे मांगो। स्टॉल मालिक बिना वक्त गवाए सीधे लू रुयान के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर रुयान का चेहरा पहले पीला और फिर गुस्से से हरा हो गया। वो इस वक्त इतनी भयंकर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि काश जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। जियांग जियाओ को भी आखिरकार माजरा समझ आया तो वो दौड़कर उसके पास गया और उसकी बाह पकड़कर लाड से बोला, रुयान, मैं जल्दबाजी में अपना फोन लाना भूल गया था, क्या तुम इसके पैसे दे दोगी? आखिरकार लू ग्रुप की उस बेहद शक्तिशाली और ऊंचे पद पर बैठी सीईओ को तमाशबीन बनी जनता के बीच महज 10 युवान की इस सड़क किनारे मिलने वाली चीज के लिए अपने कीमती हर्मिस बैग से 100 युवान का नोट बाहर निकालना पड़ा। मैं आराम से उठा, अपने शॉर्ट्स को पीछे से झाड़ा और वापस गेम खेलने के लिए होटल की तरफ चल दिया। लू रुयान के पास से गुजरते हुए मैं उसकी तरफ थोड़ा झुका और इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि केवल वही सुन सके, तुम्हारा ये व्हाइट मूनलाइट कुछ ज्यादा चमकीला नहीं लगता, वैसे मेंटेनेंस भी काफी भारी है इसका। लू रुयान ने गुस्से और बेबसी में अपने बचे हुए 90 युवान के चेंज को मुट्ठी में इतनी जोर से भींचा कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। इस बीच जियांग जियाओ, जिसे लू रुयान मुझे जलाने के लिए एक मोहरे की तरह लाई थी, अब मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था और उसकी आंखों में मेरे लिए इश्क के सितारे चमक रहे थे। वो उत्सुकता से पूछ रहा था, बॉस, ये वसीम, मेरा मतलब है ये स्टॉल कहाँ है? क्या इसके अलावा भी कोई अच्छी जगह है? मैंने बिना पीछे मुड़े लापरवाही से कहा, हाँ, मेरे कमरे में आ जाना, मेरे हाथ के बने इंस्टेंट नूडल्स एकदम टॉप टियर होते हैं। लू रुयान की वो व्हाइट मूनलाइट के जरिए मुझे जलाने की योजना बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी, जिसकी कीमत उसे अपनी भारी फजीहत और 10 युवान देकर चुकानी पड़ी थी। लेकिन उसने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। उसे अब भी पक्का यकीन था कि मैं सिर्फ बाहर से सख्त होने का नाटक कर रहा हूँ और अंदर ही अंदर मैं अब भी उसी से बेइंतहा प्यार करता हूँ। इसी गलतफहमी के बीच मुझे भड़काने और नीचा दिखाने के लिए कहानी के दूसरे टूल ने एक धमाकेदार एंट्री ली। ये था लॉन्ग गॉन्सन, जो प्रतिद्वंद्वी लॉन्ग ग्रुप का सीईओ था और लू परिवार की तरफ से रुयान के लिए तय किए जाने वाले संभावित बिजनेस मैरिज पार्टनर्स में से एक था। ये लड़का सच में किसी 10 साल पुराने घिसे-पिटे सीईओ रोमांस नॉवेल से बाहर निकला हुआ किरदार लगता था। पीछे की तरफ चिपकाए हुए तेल से चमकते बाल, आंखों पर काला धूप का चश्मा और एक ऐसा टाइट सूट जो उसकी जिम वाली मांसपेशियों को बड़ी मुश्किल से समेट पा रहा था। वो जब चलता था तो लगता था जैसे बैकग्राउंड में कोई लाउड म्यूजिक बज रहा हो और हवा भी उसके सूट को उड़ाने में उसका साथ दे रही हो। उस दिन मैं अभी अभी इंटरनेट कैफे से बाहर निकला ही था और सामने वाली दुकान से एक कटोरी लांजो बीफ नूडल्स खाने की सोच रहा था कि अचानक एक बेहद चमकीली लिमिटेड एडिशन लेम्बोर्गिनी ने सनसनाती हुई आकर मेरा रास्ता रोक दिया। कार के टायर मेरे फ्लिप फ्लॉप चप्पलों को कुचलते कुचलते बचे। कार का लग्जरी दरवाजा खुला और लॉन्ग गॉन्सन अपने लंबे पैर बाहर निकालते हुए शान से उतरा। उसने अपना चश्मा उतारा और अपने चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान लाई जो उसे लगता था कि बेहद शैतानी और कातिलाना है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और भारी आवाज में पूछा, तो तुम ही हो लिन्युक? मैंने बस हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन सोचने लगा कि ये नया एनपीसी कहाँ से आ गया। वही पास में ही एक साधारण सी दिखने वाली पोर्श कार में छिपी लू रुयान दूरबीन लगाए इस पूरे ड्रामे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि सरेआम पैसे के दम पर अपमानित होना, लेकिन इसके विपरीत
5 मिलियन की रकम देखते ही मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं। मैंने सोचा कि वाह, एक और बकरा खुद चलकर पैसे फेंकने आया है। ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने उस चेक की तरफ हाथ बढ़ाने के बजाय सीधे अपनी जेब से फोन निकाला, अपना ऑनलाइन पेमेंट का QR कोड ओपन किया और सीधे उसके चेहरे के सामने अड़ा दिया। मैंने बड़ी ईमानदारी और मासूमियत से पेशकश की, भाई क्या तुम इसे सीधे ऑनलाइन स्कैन कर सकते हो? आजकल बैंक जाकर चेक कैश कराना बड़ी सिरदर्दी का काम है। और हाँ, जब ट्रांसफर करो तो कृपया मेमो में स्वैच्छिक उपहार, वॉलंटरी गिफ्ट लिख देना, ताकि बाद में कोई कानूनी पंगा न रहे। ये सुनते ही लॉन गॉनसन वही का वही जड़ हो गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ चेक हवा में धीरे धीरे फड़फड़ाने लगा और उसके चेहरे की वो शैतानी मुस्कान मानो लकवा मार गई हो। उसे लगा कि ये तो पूरा प्लॉट ही बदल गया। क्या इस लड़के को गुस्से में चेक फाड़कर उसके मुंह पर नहीं मारना चाहिए था? दूर छिपकर देख रही लू रुयान ने गुस्से में अपनी दूरबीन को इतनी जोर से भींचा कि वो चरचराकर टूट गई। वो मन ही मन चिल्लाई, लिन युग, आखिर तुम्हारी गरिमा और आत्मसम्मान कहाँ चले गए? इधर लॉन्ग गॉनसन के उस बेवकूफ और हक्के बक्के चेहरे को देखकर मुझे लगा कि शायद ये पैसे देने में कंजूसी कर रहा है और इसका इरादा बदल रहा है। मैंने ठंडी सांस भरी, अपना फोन वापस जेब में रखा और अपनी उसी पुरानी आलसी छवि में लौटते हुए कहा, रहने दो फिर। 5 मिलियन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात लग रही है। शायद मैं रुयान को न छोड़ूं। ईमानदारी से कहूँ तो लू परिवार का शुगर बेबी बनकर रहना काफी ऐशोआराम की जिंदगी है। मुफ्त का खाना, मुफ्त की दारू और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। ऐसी आलिशान नौकरी भला आजकल कहाँ मिलती है? मैं तो बस उसे उकसाने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन मेरी ये बात सुनकर सच में लॉन्ग गॉनसन के पसीने छूट गए और वो बुरी तरह घबरा गया। वो हकलाते हुए बोला, तुम कितने गिरे हुए और कायर इंसान हो। लू रुयान तुम्हारे जैसे मुफ्तखोर आदमी के साथ 3 साल कैसे रह गई? मैंने उसकी बकवास को पूरी तरह इग्नोर किया और लापरवाही से उसकी लेम्बोर्गिनी की पैसेंजर सीट पर नजर डाली, जहां एक किताब रखी हुई थी। उस किताब का टाइटल बिल्कुल साफ साफ चमक रहा था, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग लाइक एन अल्फा CEO। ये देखकर मैं जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, ये किताब तो मैंने भी पढ़ी है। इसे पढ़ना बंद कर दो। ये सब पूरी तरह फर्जी है, खासकर इसका चैप्टर 3, जहां लिखा है कि मौसम ठंडा हो रहा है, चलो वांग ग्रुप को तबाह कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह घिसापिटा और पुराना हो चुका है। आजकल की कहानियों में सब कुछ स्लो बर्न चलता है। मेरी ये बात सुनते ही लॉन्ग गॉनसन का चेहरा ऐसे खिल उठा मानो उसे उसकी खोई हुई आत्मा या कोई गुरु मिल गया हो। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने बेहद उत्साह में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, सच में? भाई, मुझे एक बात बताओ। पिछली बार जब मैंने लू रुयान से वो क्लासिक लाइन कही थी कि औरत तुमने मेरा ध्यान खींच लिया है, तो उसने मुझे डांटकर भगा क्यों दिया था? मैंने गुरु की तरह मुस्कुराते हुए उसे समझाया, जाहिर सी बात है दोस्त, वो पिकअप लाइन साल 2010 के उपन्यासों की है, अब वो नहीं चलती। अब तुम्हें कुछ ऐसा कहना होगा, तुम छोटी शैतान, सच में मुझे पागल कर रही हो। इस लाइन में थोड़ी झुंझलाहट और ढेर सारे लाड का एक परफेक्ट मिक्स होना चाहिए, समझे? लॉन्ग गॉनसन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। उसे महज कुछ ही मिनटों में रोमांस का बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था। अब सड़क का वो नजारा बेहद अजीब और गुदगुदाने वाला हो चुका था। मैं और शहर का एक रईस अरबती अल्फा CEO दोनों फुटपाथ के किनारे एक साथ बैठे हुए थे और आपस में CEO रोमांस उपन्यासों के नए ट्रेंड्स पर ऐसे चर्चा कर रहे थे जैसे गली के 2 पुराने लफंगे बैठकर गप्पे मार रहे हों। लॉन गॉनसन ने उत्सुकता से मुझसे पूछा, ब्रोलिन, अगली बार जब मैं लू रुयान को देखूं तो क्या मुझे उसे सीधे दीवार पर टिका देना चाहिए या बस अपना ब्लैक कार्ड उसके मुंह पर फेंक देना चाहिए? मैंने तपाक से जवाब दिया, क्रिंज, बहुत क्रिंज। तुम्हें गैप मो का मास्टर बनना होगा। ज्यादातर समय पूरी तरह ठंडे और बेरुखे रहो, फिर अचानक कभी एक हल्की सी मुस्कान दिखा दो, वो वही पिघल जाएगी। ये सुनते ही लॉन्ग गॉनसन के चेहरे पर चमक आ गई। जीनियस भाई, तुम बिल्कुल जीनियस हो। उधर दूर अपनी पोर्श कार में छिपी लू रुयान ने बेहद डरावनी और बेबस नजरों से देखा कि कैसे उसका अपना शूटर मंगेतर उसके पूर्व पति द्वारा महज 3 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका था और अब उसका साइडकिक बन चुका था। सदमे में उसकी पकड़ इतनी मजबूत हुई कि हाथ में थमी दूरबीन बीच से आधी टूट गई। लॉन गॉनसन ने मुझे वे 5 मिलियन तो नहीं दिए, बल्कि उसने उल्टा मेरा वीचैट आईडी जोड़ने पर जोर दिया ताकि हम साथ में गेम खेल सकें। उसने कहा कि वो भी अनुभव करना चाहता है कि एक चैलेंजर प्लेयर द्वारा मैच में आगे ले जाए जाना कैसा महसूस होता है। उसकी आशा से भरी किसी पिल्ले जैसी आंखें देखकर मुझे लगा कि मैंने एक अमीर लड़के के लिए पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। इस बीच लू रुयान पूरी तरह से आपे से बाहर हो चुकी थी। चूंकि अभी हमारे तलाक की कूलिंग ऑफ अवधि खत्म नहीं हुई थी, इसलिए कानूनी तौर पर मैं अभी भी लू रुयान का पति था। उसने इसी बात का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने मुझे लू परिवार के एक बड़े बिजनेस पार्टी में शामिल होने का हुक्म सुनाया।
फोन पर उसकी आवाज हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी थी जब उसने धमकी दी, लिन्युग, अगर तुम आज नहीं आए तो वो 5 मिलियन पाने का सपना हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन मैंने भी अपनी सालाना साइबर कैफे की मेंबरशिप की खातिर उसकी बात मान ली। मैंने अपनी उसी पुरानी आर्म फिट, ढीले ढाले बैगी शॉर्ट्स, फ्लिप फ्लॉप चप्पलें और एक झुर्रीदार टी शर्ट पहनी और लापरवाही से बैंक्वेट हॉल में घुस गया। मेरे पैर रखते ही मैं पूरे हॉल में आकर्षण का केंद्र बन गया। अमीर लोग मुझे किसी सर्कस के जोकर की तरह घूर रहे थे और आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या ये लू परिवार का वही निकम्मा और मुफ्तखोर पति नहीं है? सुना है बॉस लू इसे तलाक दे रही है और आज शायद इसे सरेआम बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया है। देखो तो कैसे भिखारियों की तरह कपड़े पहनकर चलाया। लू परिवार के लिए कितनी शर्म की बात है। लू रुयान वहां एक बेहद शानदार और महे लाल इवनिंग गाउन में अमीर भीड़ के बीच किसी रानी की तरह खड़ी थी। उसने मुझे बड़ी हिकारत से घूरा, मानो वो मेरे शर्म से पानी पानी होने का इंतजार कर रही हो। लेकिन मैं तो ठहरा पक्का बेशर्म। मैंने उस अमीर भीड़ को बाईपास किया और सीधे बुफे काउंटर की तरफ बढ़ गया। वहां रखे आलीशान खाने को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। वाह, ये लॉबस्टर बहुत शानदार है और एबालोन भी कितना ताजा है। मैं अभी मुंह में खाना ठूस ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मुझे धीरे से छुआ। ब्रोलिन। मैंने मुड़कर ऊपर देखा तो वो जियांग जियाओ था। वो एक बेदाग सफेद सूट पहने किसी परीक्षा के राजकुमार जैसा लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसके हाथ में एक प्लेट थी और वो मुझे बेहद बेबसी से देख रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, ब्रोलिन, इस लॉबस्टर को कैसे छीलते हैं? इसके पंजों ने तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। मैंने उसे एक बेबस नजर दी, एक बड़ा सा लॉबस्टर उठाया और रिकॉर्ड समय में उसे छीलकर उसका सारा मीट उसकी प्लेट में डाल दिया और कहा, लो खाओ और अब इसे छीलना सीख भी लो। जियांग जियाओ खुशी से चहक उठा, धन्यवाद ब्रोलिन, और मजे से चबाने लगा। इससे पहले कि मैं अपने लिए दूसरा निवाला उठाता, एक और लड़का वहां बीच में कूद पड़ा। ब्रोलिन, वो लॉन्ग गॉन्सन था जो आज पूरी तरह सज-धज कर आया था। उसने आते ही शिकायत की, भाई, तुमने कल रात वो गेम की रेड कैसे क्लियर की? मैं तो उसमें 8 बार मरा। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो ना भाई। ये कहते हुए उसने अपने महे सूट की जेब से एक पेन और कागज निकाला। मुझे अपना कांटा मेज पर रखना पड़ा। अब नजारा ये था कि मैं अपने बाएं हाथ से उस नाजुक व्हाइट मूनलाइट जियांग जियाओ के लिए झींगे छील रहा था और दाएं हाथ से पेन पकड़कर उस अतिनाटकीय अल्फा सीईओ लॉन्ग गॉन्सन के लिए एक टिश्यू पेपर पर गेम की रणनीति के नक्शे बना रहा था और समझा रहा था। देखो, तुम पहले अपनी स्किल 2 का इस्तेमाल करके दुश्मन को अपनी जगह से हिलाओ, फिर अपना अल्ट गिराकर उसे खत्म कर दो। बस इतना सा काम है। उस आलीशान बैंक्वेट हॉल में ये एक बेहद अजीब और हास्यास्पद दृश्य बन चुका था। पूरा वेन्यू वैसे तो होस्ट लू रुयान का साम्राज्य था, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें बुफे के उस कोने पर टिकी थी जहां बैगी शॉर्ट्स और चप्पलों में घूम रहा एक बेकार पति लू रुयान के व्हाइट मूनलाइट और उसके होने वाले अल्फा सीईओ मंगेतर से घिरा हुआ किसी राजा की तरह हुक्म चला रहा था। दूसरी तरफ असली मुख्य पात्र लू रुयान, जो सबसे महंगा गाउन पहनकर आई थी, उसके पास खड़े होने वाला कोई नहीं था। वो पूरे कमरे में सबसे अकेली और अजीब लग रही थी। उसका चेहरा गुस्से से पहले पीला, फिर हरा और अंततः पूरी तरह काला पड़ गया। जब उससे ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी हील्स की आवाज गुंजाती हुई बड़ी आक्रामकता से मेरी तरफ बढ़ी और चिल्लाई, लिन्युग, तुम ये क्या तमाशा कर रहे हो? मैंने अपना सिर उठाया। मेरा मुंह अभी भी स्टेक के टुकड़े से भरा हुआ था और पूरी मासूमियत से कहा, मैं तो बस तुम्हारे मेहमानों का मनोरंजन कर रहा हूँ। देखो ये दोनों कितने खुश हैं। वैसे क्या मुझे इस बेहतरीन सर्विस के लिए कोई टिप नहीं मिलनी चाहिए? लू रुयान गुस्से से इस कदर कांप रही थी कि उसने पास से गुजर रहे एक वेटर की ट्रे से रेड वाइन का ग्लास छीन लिया, मानो वो उसे अभी मेरे मुंह पर फेंक देगी। मैं सहज रूप से एक तरफ हट गया, लेकिन मेरे बगल में खड़े जियांग जियाओ को लगा कि ये कोई मजेदार खेल शुरू होने वाला है। वो उत्साह से चिल्लाया, वाह, क्या ये कोई वाटर फेस्टिवल है? मैं भी खेलूंगा। ये कहते हुए उसने मेज से शैंपेन की एक बिना खुली बोतल उठाई, उसे एक जोरदार पॉप की आवाज के साथ खोला, अपने सिर के ऊपर किया और पूरी बोतल खुद पर उड़ेली। सुनहरा झागदार लिक्विड उसे सिर से पैर तक पूरी तरह भिगो गया। पूरा हॉल पल भर में एकदम सन्नाटे में डूब गया और वहां खड़े अमीर लोगों के जबड़े जमीन पर आ गिरे। सब उस भीगे हुए व्हाइट मूनलाइट को पागलों की तरह घूर रहे थे। लू रुयान का हाथ हवा में ही जम गया और वाइन का ग्लास उसकी उंगलियों से फिसलकर फर्श पर चूर चूर हो गया। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसकी आंखें लाल थी और उसने मुझ पर एक ऐसी नजर डाली जिसमें बेइंतहा शिकायत और गहरी हताशा भरी थी। वो रोती हुई आवाज में बोली, लिन्युग, तुम इन 2 बेवकूफों के साथ घूमना ज्यादा पसंद करते हो, बजाय इसके कि मुझ पर एक नजर भी डालो, है ना? उसे रोने के करीब देखकर मैंने अपनी उंगलियों से मुंह पर लगा तेल पोंछा और शांति से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि ये दोनों तुमसे कहीं ज्यादा मजेदार और सीधे हैं। उस एक पल में मैंने लू रुयान की आंखों की बची कुची चमक को भी पूरी तरह बुझते हुए देखा
उस ड्रामे से भरे बैंक्वेट के अगले ही दिन लू रुयान गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मजे की बात यह थी कि शैंपेन से भीगा हुआ जियांग जियाओ बिल्कुल ठीक था और गुस्से से तमतमाया हुआ लॉन्ग गॉन्सन भी भले चंगे थे। केवल वो शक्तिशाली रानी ही अत्यधिक तनाव और ठंडी हवा के कारण तेज बुखार की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच गई। वो वीआईपी वार्ड में पीली पड़ी बेड पर लेटी थी। उसने जानबूझकर इस खबर को मीडिया से छुपाया और केवल अपने वकील के जरिए मुझे बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में इसकी सूचना भिजवाई। वो दरअसल इस बात पर सट्टा लगा रही थी कि मैं अब भी अंदर से उसकी परवाह करता हूँ। वो कल्पना कर रही थी कि मैं पहले की तरह उसकी बीमारी की खबर सुनते ही पागलों की तरह दौड़कर उसके बिस्तर के पास आऊंगा, पूरी रात जागकर उसकी तीमारदारी करूंगा, उसे दलिया बनाकर खिलाऊंगा और उसके माथे को पोंछूंगा। लेकिन जिस वक्त ये मैसेज आया, मैं एस्कॉट्स होटल के स्वीट में लॉन्ग गॉन्सन और जियांग जियाओ के साथ एक जबरदस्त 3-मैन टीम मैच खेल रहा था। गेम के सबसे रोमांचक मोड़ पर जब मेरा फोन बजा तो मैंने स्क्रीन पर देखा, मिस्टर लिन, बॉस लू को गंभीर निमोनिया के कारण सेंट्रल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 301 में भर्ती कराया गया है। मैंने उस मैसेज को महज 1 सेकंड देखा और 3 शब्दों व एक इमोजी के साथ रिप्लाई कर दिया, ओह गर्म पानी पियो। इसके बाद मैंने फोन को वापस गद्दे पर फेंका और हेडफोन पर चिल्लाया, अरे ओशन, लॉन्ग गॉन्सन, तुम बेवकूफ की तरह पीछे क्यों हट रहे हो? इंगेज करो। और जियाओ, तुम हीलर हो, दुश्मन का पीछा करना बंद करो और मुझे हील करो। उधर अस्पताल के बेड पर लू रुयान उस ओह गर्म पानी पियो वाले मैसेज को फटी आंखों से घूर रही थी। उसका दिल सच में टुकड़ों में बिखर चुका था। वो पूरा दिन इंतजार करती रही कि शायद कोई कॉल आएगा, कोई दूसरा मैसेज आएगा या दरवाजे पर उस जानी पहचानी आवाज की आहट होगी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आखिरकार उसने पूरी निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अगली दोपहर जब उसके वार्ड का दरवाजा खुला और उसने अपनी आंखें खोली तो सामने 3 बिल्कुल अलग चेहरे खड़े थे, मैं, लॉन्ग गॉन्सन और जियांग जियाओ। असल में हुआ ये था कि जब हमारा गेम खत्म होने वाला था तब लॉन्ग गॉन्सन ने गलती से मेरी स्क्रीन पर आया वो टेक्स्ट नोटिफिकेशन देख लिया था और चिल्लाया था, ब्रोलिन, तुम्हारी पत्नी अस्पताल में है और तुम यहाँ आराम से गेम खेल रहे हो। मैंने तुरंत सुधारा था, पूर्व पत्नी, और वैसे भी वो इतनी अमीर है कि इतनी जल्दी नहीं मरेगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन दोनों को लगा कि ये ब्रो कोड के खिलाफ है और जियाओ को रुयान पर दया आ गई, इसलिए वे दोनों मुझे जबरदस्ती मेरी गेमिंग चेयर से घसीटकर अस्पताल ले आए। हम तीनों को देखकर रुयान की आंखों में मुझे ढूंढती हुई उम्मीद की एक आखिरी किरण जागी। लॉन्ग गॉन्सन ने तुरंत आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा और आलीशान गुलदस्ता पेश किया और कहा, रुयान, चिंता मत करो, मेरी पर्सनल मेडिकल टीम 24/7 तुम्हारी सेवा में स्टैंड बाय पर है। रुयान ने जब उन फूलों को देखा तो उसका चेहरा और पीला पड़ गया, क्योंकि वे सफेद गुलदाउदी व्हाइट क्रिसैंथेमम्स के फूल थे जो शोक सभाओं में दिए जाते हैं। तभी जियांग जियाओ ने भी अपना कीमती उपहार आगे बढ़ाया। वो एक बड़ी सी पेंटिंग थी जिसे उसने पूरी रात जागकर बनाया था। उसने मासूमियत से कहा, रुयान दीदी, मैंने ये पेंटिंग खास आपके लिए बनाई है, उम्मीद है इसे देखकर आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। जब उस पेंटिंग से पर्दा हटा तो उसमें लू रुयान का चेहरा एक बेहद शांत और गंभीर पृष्ठभूमि के सामने बनाया गया था। वो कलाकृति कम और किसी की पुण्यतिथि पर लगाई जाने वाली अंतिम संस्कार की तस्वीर ज्यादा लग रही थी। ये देखकर रुयान के होंठ गुस्से और सदमे से फड़कने लगे। अंत में उसने थकी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने अपने खाली हाथ दिखाए और लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, चूंकि इन दोनों ने पहले ही इतना सारा सामान खरीद लिया था तो मैंने सोचा कि पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं देश की पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली मुहिम का समर्थन करूं और खाली हाथ आ जाऊं। ये सुनते ही लू रुयान के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया और उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर उन दोनों को वार्ड से बाहर खदेड़ दिया, बाहर निकलो, तुम दोनों के दोनों अभी बाहर निकलो यहाँ से। अब वार्ड में सिर्फ मैं और वो अकेले रह गए थे और वहां का माहौल बेहद भारी हो चुका था। उसने रोते हुए मेरी तरफ देखा और अपनी कांपती आवाज में कहा, लिनयुग, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अतीत में ये उसका सबसे पसंदीदा नखरा हुआ करता था। जब भी वो ऐसा कहती थी, पुराना लिनयुग तड़प उठता था और तुरंत गर्म पानी की थैली ढूंढने या उसकी मालिश करने के लिए दौड़ पड़ता था। लेकिन मैंने बिना किसी भावना के बिल्कुल सपाट आवाज में बिस्तर के पास लगे कॉल बटन की तरफ इशारा किया और कहा, इस बटन को दबाओ और नर्स को बुलाओ, मैं कोई पेनकिलर नहीं हूं। लू रुयान मुझे सुन्न होकर घूरती रही और उसके आंसू लगातार बहते चले गए। मानो उस पल उसे पूरी तरह ये एहसास हो गया था कि जो लिनयुग कभी उसके सामने झुकता था और उसकी हर पुकार पर हाजिर हो जाता था, वो अब सच में हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। मेरे इस बेहद बेपरवाह और शांत चेहरे को देखकर उसे अचानक लगा कि वो शायद इस बीमारी और इस दर्द से कभी उबर ही नहीं पाएगी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद लू रुयान पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वो एक शांत हिमखंड की तरह थी जो सबको खुद से दूर रखती थी, लेकिन अब वो एक सक्रिय ज्वालामुखी बन चुकी थी
जो किसी के भी छूने पर फट पड़ती थी। कंपनी का हर छोटा बड़ा कर्मचारी अब डर के मारे भीगी बिल्ली बना रहता था कि कहीं बॉस का गुस्सा उन पर न फूट जाए। लेकिन मैं असली सच्चाई जानता था। वो सिर्फ अपना वो गुस्सा और हताशा बाहर निकाल रही थी, जिसे वो मुझ पर जाहिर नहीं कर पा रही थी। और इस पूरी उथल पुथल में अगर कोई सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे थे तो वे निश्चित रूप से लॉन्ग गॉन्सन और जियांग जियाओ थे। उन्हें धीरे धीरे ये समझ आ गया था कि एक घमंडी औरत के पीछे भागने में उतनी शांति और मजा नहीं है जितना कि हम आलसियों के राजा के साथ बैठकर चिल करने में है। लॉन्ग गॉन्सन ने एक बार गेम खेलते हुए अपना अल्ट बटन दबाया और शिकायत की, भाई, लू रुयान का पीछा करना सच में बहुत थका देने वाला काम है। एक भी गलत शब्द मुंह से निकला नहीं कि सीधे बर्फीली नजरें मिलती है। उससे तो अच्छा ये गेमिंग है। ब्रोलिन भाई, मुझे प्लीज रैंक मैच में ऊपर ले चलो ना। जियांग जियाओ ने भी अपने मुंह में मेरे हाथ के बने इंस्टेंट नूडल्स चबाते हुए जोर जोर से हामी भरी और बड़बड़ाया, हाँ यार, वो तो मेरी आर्ट को भी नहीं समझती। सिर्फ ब्रोलिन भाई ही मुझे असली मायने में समझते हैं। ब्रोलिन भाई ने कहा है कि मेरी पेंटिंग्स भले ही समझ ना आए कि क्या है, लेकिन उनका वो बिखरा हुआ और अराजक वाइब बिल्कुल एक गिरे हुए क्रैप जैसा गहरा है, जो जिंदगी पर बहुत गहरा चिंतन सिखाता है। और बस इसी तरह हमारी इस दोस्ती के बीच लू परिवार के पीड़ितों का सहायता संघ नामक एक गुप्त छोटा ग्रुप चुपचाप वजूद में आ गया। इस अनोखे संघ का अध्यक्ष मैं था और लॉन्ग गॉन्सन व जियांग जियाओ इसके एक्टिव मेंबर्स थे। हमारी रोज की एक्टिविटीज बस इतनी थी कि हम शाम को लू मेशन के पास ही एक सड़क किनारे लगने वाले बीबीक्यू स्टॉल पर इकट्ठा होते, प्लास्टिक की मुड़ने वाली मेज के चारों तरफ बैठते, कबाब की सीके खाते, बियर पीते, गेम और आर्ट्स पर बातें करते और खुलकर हंसते थे। और मजे की बात यह थी कि हमारी बातचीत का मुख्य टॉपिक खुद लू रुयान ही होती थी। एक शाम मैंने बियर का एक बड़ा घूंट लिया और बिना रुके नॉनस्टॉप बकवास करते हुए कहा, देखो भाइयों, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, वो औरत लू रुयान बस थोड़ी बिगड़ैल है। अगर तुम उसे 3 दिन के लिए उसकी सही औकात या जगह नहीं दिखाओगे तो वो सीधे छत पर चढ़कर घर की टाइलें उखाड़ने की कोशिश करने लगेगी। ये सुनते ही लॉन्ग गॉन्सन ने बड़े जोश में अपना सिर हिलाया और बोला, ब्रोलिन भाई बिल्कुल 16 आने सच कह रहे हैं। वो लड़की बस हार्ड टू गेट होने का नाटक करती है और आसानी से जाल में फंस जाती है। तुम जितना ज्यादा उसके सामने सिंपिंग करोगे वो तुम्हारी उतनी ही कम इज्जत करेगी। ठीक उसी पल लू रुयान अपनी कंपनी में ओवरटाइम खत्म करके अपनी कार से वहीं से गुजर रही थी और कार की खुली खिड़की से उसने सड़क किनारे लगे उस स्टॉल का ये बेहद जीवंत और चौंकाने वाला नजारा साफ साफ देख लिया था, जहां उसका पूर्व पति और उसके 2 शूटर एक दूसरे को भाई भाई कहते हुए मजे से पार्टियां कर रहे थे। जियांग जियाओ ने वही बीबीक्यू स्टॉल पर अपनी कमजोर आवाज में हाथ उठाकर पूछा, तो क्या हम अब से उसे पूरी तरह अनदेखा करेंगे? इस पर लॉन्ग गॉन्सन और मैंने एक साथ बुलंद आवाज में जवाब दिया, हाँ। उधर अपनी लग्जरी कार में बैठी लू रुयान का चेहरा गुस्से से किसी कड़ाही के तले जितना काला हो चुका था, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने मेरे खिलाफ उन दोनों को भड़काने की एक नई साजिश रची। अगले ही दिन उसने लॉन्ग गॉन्सन को अपने साथ एक आलीशान डिनर पर इनवाइट किया। लॉन्ग गॉन्सन वादे के मुताबिक आया तो सही, लेकिन अभी आधा भोजन ही हुआ था कि उसने बार बार अपनी महंगी घड़ी देखना शुरू कर दिया और बेहद शर्मिंदा होते हुए बोला, रुयान, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे सच में अभी जाना होगा। मेरा मतलब, मैं वाकई तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन ब्रोलिन भाई ने आज रात गेम में मेरी रैंक बढ़ाने का वादा किया है और मैं इस सुनहरे मौके के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकता। लॉन्ग गॉन्सन की ये बात सुनकर लू रुयान अवाक रह गई। फिर उसने हार न मानते हुए जियांग जियाओ की तरफ रुख किया और उसे कला व पेंटिंग्स की लच्छेदार बातों में उलझाने की कोशिश की। जियांग जियाओ ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, फिर बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ बोला, रुयान दीदी, ब्रोलिन भाई ने कहा था कि अगर कोई औरत हमेशा ऐसे ही गुस्से में मुंह फुलाए रहती है तो उसे बहुत जल्दी झुर्रियां पड़ जाती है और उसके हार्मोन्स भी गड़बड़ हो जाते हैं। तुम्हें सच में अपने मूड को अच्छा रखना सीखना होगा। लू रुयान पूरी तरह से मूक हो गई। उसे अंततः इस बात का बेहद देर से एहसास हुआ कि इस छोटे से ग्रुप में उसे पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया था और वो खुद ही इस महफिल से बहिष्कृत हो चुकी थी। इस भयंकर अपमान और गुस्से में उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने मेरा नंबर डायल किया और फोन उठते ही बेहद ठंडे और चेतावनी भरे लहजे में बोली, लिनयुग, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ कि तुम उन दोनों से दूर रहो, वरना उस 5 मिलियन के गुजारा भत्ते की एक कौड़ी भी नहीं देख पाओगे। उसने सोचा था कि पैसे की ये धमकी मुझे घुटनों पर ले आएगी और मैं उसके काबू में आ जाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ का नजारा ये था कि मैं उसी बीबीक्यू स्टॉल पर लॉन्ग गॉन्सन के साथ मजे से बैठा था। मैंने बिना किसी हड़बड़ाहट के शांति से फोन में कहा, ठीक है, और तुरंत फोन काट दिया। इसके बाद मैंने तुरंत लॉन्ग गॉन्सन की तरफ अपना हाथ फैलाया। ओशन भाई, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, कुछ पर्सनल खर्चों के लिए उधार दो ना। मेरी बात खत्म होने से पहले ही लॉन्ग गॉन्सन ने बिना एक शब्द बोले अपनी जेब से एक चमचमाता ब्लैक कार्ड निकाला
और उसे मेरे हाथ पर थपथपाते हुए बोला, कोई बात नहीं भाई, इसका पिन 6868 है, जितना जी चाहे उतना खर्च करो, और अगर कम पड़ जाए तो मुझे बिना झिझक बताना। मैंने उस ब्लैक कार्ड को फोन के स्पीकर के सामने लहराते हुए एक हल्की सी सीटी बजाई, जहां दूसरी तरफ रुयान पहले से ही सदमे में जमी हुई थी। वो शायद ये बात पूरी तरह भूल गई थी कि उसका जो तथाकथित मंगेतर और प्रतिद्वंद्वी था, वो खुद उससे कहीं ज्यादा अमीर था और इस वक्त मेरा पर्सनल एटीएम बन चुका था। लू रुयान की बदला लेने की सारी योजनाएं एक के बाद एक बुरी तरह फ्लॉप होती गई, जिसने उसे भयंकर मानसिक तनाव में डाल दिया। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद उसे एक और विनाशकारी संकट का सामना करना पड़ा। लू ग्रुप द्वारा बोली लगाई जा रही एक बहुत बड़ी और सीक्रेट प्रोजेक्ट की बेस प्राइस, आरक्षित कीमत, लीक हो गई थी। इसका सीधा मतलब यह था कि कंपनी को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता था, बाजार में उसकी साख पूरी तरह खत्म हो सकती थी और नौबत दिवालिया होने तक आ सकती थी। लू रुयान इस झटके से लगभग पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने खुद को अपने केबिन में बंद कर लिया और दिन रात एक करके सारे अकाउंट्स और फाइलों की जांच करने लगी। गुप्त जानकारी तक पहुंच रखने वाले हर बड़े अधिकारी से पूछताछ की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कंपनी का गद्दार बहुत गहराई में छिपा हुआ था और पूरी कंपनी पर तबाही के काले बादल मंडरा रहे थे। इस बीच मैं इस पूरे कॉर्पोरेट ड्रामे से पूरी तरह बेखबर अपने ही एक अलग जीवन संकट से जूझ रहा था। दरअसल मैंने लॉन्ग गॉन्सन से उधार लिए सारे पैसे ऐशो आराम में उड़ा दिए थे और उस महंगे एस्पोर्ट्स होटल का बिल न चुका पाने के कारण उन्होंने मुझे सीधे सामान के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया था। कोई दूसरा रास्ता न देखकर मुझे रात गुजारने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट और मुफ्त की जगह सूझी, लू ग्रुप का सेंट्रलाइज्ड सर्वर रूम। जब मैं 3 साल तक उसका हाउस हस्बैंड था और उसकी 24 घंटे की सेवा में तैनात रहता था, तब लू रुयान ने मुझे पूरी कंपनी का एक मास्टर की कार्ड दिया था। तलाक के वक्त वो गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो मुझसे वो कार्ड वापस लेना ही भूल गई। कंपनी का सर्वर रूम 24 घंटे चिल्ड एयर कंडीशनिंग से लैस था और वहां पूरी तरह शांति और सुरक्षा थी। मेरे लिए ये किसी 5 स्टार मुफ्त होटल से कम नहीं था। लिहाजा रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मैं चुपचाप सर्वर रूम में घुस गया। एक बड़े सर्वर रैक के पीछे छिपी हुई जगह ढूंढी, फर्श पर कुछ गत्ते बिछाए और तुरंत गहरी नींद में सो गया। लेकिन आधी रात को मेरी नींद कुछ संदिग्ध फुसफुसाहटों की आवाज से खुली। कोई बेहद धीमी और सचेत आवाज में कह रहा था, चिंता मत करो बॉस वांग, लू ग्रुप के आरक्षित मूल्य के सारे दस्तावेज भेज दिए गए हैं। लू रुयान इस बार बाजार से पूरी तरह खत्म है। शांत सर्वर रूम में उस आदमी की ये आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। मैंने झुंझलाहट में अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे गुस्सा आ रहा था कि इस लड़के में थोड़े से भी पब्लिक मैनर्स नहीं है। भला आधी रात को जब लोग सो रहे हों तो इतनी जोर से कॉल पर कौन बात करता है। मैंने बिना कोई शोर किए जेब से अपना फोन निकाला, रिकॉर्डिंग का बटन दबाया और वापस सो गया, ताकि अगली सुबह मैनेजमेंट से इस बात की शिकायत करने के लिए मेरे पास सबूत रहे। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे जोरों की भूख लगी थी। अपनी उसी नींद भरी हालत में मैं सर्वर रूम से बाहर आया और पैंट्री में कुछ नाश्ता ढूंढने लगा। जैसे ही मैं मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम के पास से गुजरा, मुझे अंदर से लू रुयान के चीखने की आवाज आई, जो अपने अधिकारियों पर चिल्ला रही थी, जांच करो, अगर जमीन को 3 फुट नीचे तक भी खोदना पड़े तो उस गद्दार को ढूंढकर बाहर निकालो। उसकी इस चीख पुकार से तंग आकर मैंने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा धकेला और अपना सिर अंदर घुसाते हुए चिढ़कर कहा, सुबह सुबह कौन इतना शोर मचा रहा है? क्या तुम लोगों को चैन से सोने भी नहीं दोगे? मेरे पैर रखते ही रूम में मौजूद सभी बोर्ड मेंबर्स और खुद लू रुयान मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे उन्होंने दिन के उजाले में कोई भूत देख लिया हो। लू रुयान हैरान और गुस्से से कांपती हुई चिल्लाई, लिनयुग, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मैंने पूरी सहजता से कहा, बस पैंट्री से पानी लेने आया था। मैं ऐसे अंदर चला आया मानो वो कॉन्फ्रेंस रूम न होकर मेरा अपना घर हो। मैंने मेज से पानी की एक बिना खुली बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला और सबके सामने गटगट करके पीने लगा। सभी अधिकारी मुझे किसी बिन बुलाए बदतमीज मेहमान की तरह देख रहे थे, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी लू रुयान का एक चापलूस वाइस प्रेसिडेंट वीपी अपनी वफादारी दिखाने के लिए आगे बढ़ा और मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इस बाहरी आवारा को तुरंत धक्के मारकर बाहर निकालो। मैंने शांति से पानी खत्म किया, एक जोरदार डकार ली और अपनी जेब से फोन निकालकर सीधे कॉन्फ्रेंस टेबल पर सरकाते हुए कहा, ज्यादा चिल्लाओ मत, ये लड़का बहुत तेज आवाज में बोलता है, तुम लोग खुद ही इससे निपट लो। ये कहकर मैंने फोन का प्ले बटन दबा दिया। पल भर में कल आधी रात की उस सीक्रेट कॉल की पूरी रिकॉर्डिंग पूरे कमरे में साफ और गूंजती हुई आवाज में गूंज उठी। रिकॉर्डिंग जैसे ही खत्म हुई, लू रुयान के ठीक सामने बैठा वही वीपी डर के मारे अपनी कुर्सी से सीधे नीचे फर्श पर गिर पड़ा और उसका चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। पूरा कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया और सब मुझे किसी चमत्कारी देवता की तरह देखने लगे। जो संकट पूरी कंपनी को पल भर में तबाह कर सकता था, उसे एक ऐसे आलसी आदमी ने सबसे हास्यास्पद तरीके से चुटकियों में हल कर दिया था, जो सिर्फ एक अच्छी नींद के लिए मुफ्त की ऐसी हवा खाने आया था।
लू रुयान ने पूरी तरह बेबस होकर मुझे घूरा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, लेकिन उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसने शायद अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि लू ग्रुप को इस भीषण तबाही से बचाने वाला उसका वह पूर्व पति होगा, जिसे वो हमेशा निकम्मा और तुच्छ समझती थी। और वह भी इस वक्त उसके सामने बैगी शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप चप्पलों में खड़ा था। कंपनी का ये बड़ा संकट टल गया और उस गद्दार वीपी को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। लू रुयान इस जीत की खुशी में मेरे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस पार्टी रखना चाहती थी और यहाँ तक कि मुझे एक बहुत बड़ा बोनस देने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन मैंने उसे सीधे मना करते हुए कहा, इन सब फालतू की परेशानियों की कोई जरूरत नहीं है। बस जो भी पैसा बनता है उसे सीधे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। नंबर तुम्हें पहले से पता है। मुझे इस कदर पूरी तरह बेपरवाह और उदासीन देखकर लू रुयान को अपनी जिंदगी में पहली बार एक बहुत गहरी बेबसी और असहायता महसूस हुई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं हकीकत में किस मिट्टी का बना इंसान हूँ। इसी कशमकश में उसने हमारी 3 साल की शादी के हर एक छोटे से छोटे वाक्य और विवरण को फिर से खंगालना शुरू कर दिया। उसने कंपनी की पिछले 3 सालों की सभी सीसीटीवी फुटेज निकाली, पुरानी प्रोजेक्ट फाइलों की समीक्षा की और उसे अनगिनत ऐसे राज मिले जिन्हें उसने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया था। उसे पता चला कि एक पुरानी बिजनेस पार्टी में जब एक रसूखदार क्लाइंट नशे में धुत होकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, तो ये लिन्युग ही था जो चुपचाप उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया था और उसकी साख बचाने के लिए क्लाइंट की तरफ से चाइनीज शराब बैजू की पूरी बोतल खुद पी गया था, जिसके बाद वो आधी रात तक बाथरूम में उल्टियां करता रहा था। उसे ये भी याद आया कि जब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बातचीत डेडलॉक पर पहुंच गई थी, तब ये लिन्युग ही था जिसने घर में बेमतलब की छोटी छोटी बातों का उदाहरण देकर उस गतिरोध को तोड़ने का असली रास्ता सुझाया था। ऐसे अनगिनत मौके थे जब उसने चुपचाप उन सभी मुश्किलों को खुद संभाल लिया था जिनसे रुयान निपटना नहीं चाहती थी और उसे हर परेशानी से सुरक्षित रखा था। लेकिन असली लिन्युग ने कभी इन एहसानों का जिक्र तक नहीं किया था और रुयान ने अपने घमंड में कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था। लू रुयान अपने उस विशाल खाली केबिन में बैठी कंप्यूटर स्क्रीन पर उस आदमी को देख रही थी जिसके चेहरे पर कभी उसके लिए हमेशा एक चापलूसी भरी मुस्कान रहती थी। ये सोचकर उसका दिल अंदर से बुरी तरह बैठने लगा। उसने खुद को समझाना शुरू किया कि लिन्युग सच में बेकार नहीं है। उसने बस अपनी सारी प्रतिभा और काबिलियत को छिपाकर चुपचाप एक ढाल की तरह मेरी रक्षा की थी और वो वाकई उन 5 मिलियन रुपयों का लालची नहीं था। उसने बेहद भावुक होकर सोचा कि मैंने उसका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है। सच्ची निराशा तो एक मरे हुए दिल की तरह होती है। इसीलिए उसने बिना एक पल गवाए इतनी आसानी से तलाक के कागजों पर साइन कर दिए थे और इसीलिए वो अब मेरी सुलह की हर कोशिश के प्रति पूरी तरह सुन्न हो चुका है। अपने इस आत्मग्लानि से भरे सिद्धांत को सच साबित करने के लिए उसने तुरंत जियांग जियाओ को ढूंढा और पूछा, जियाओ, लिन्युग ने मेरे बारे में तुमसे कभी कुछ कहा था क्या? जियांग जियाओ उस वक्त अपनी कैनवास पर पेंटिंग करने में व्यस्त था। उसने बिना सिर उठाए बेहद कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, हाँ, ब्रोलिन भाई ने कहा था कि तुम्हारा स्वभाव बहुत ही घटिया और जिद्दी है और तुम्हारा व्यक्तित्व किसी सार्वजनिक शौचालय के उस सख्त पत्थर जैसा है जिससे जो कोई भी टकराएगा या शादी करेगा उसके अगले 3 जन्म पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। अगर ये कोई आम दिन होता तो लू रुयान गुस्से में अपना आपा खो देती और पूरे घर को सिर पर उठा लेती, लेकिन इस बार उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई और उसका गला रुआसा हो गया। उसने भर्राई आवाज में सोचा, तो वो मुझे इतने दिनों से इस कदर सह रहा था। इस गहरे अपराध बोध और दर्द से तड़प कर उसने हर कीमत पर मुझे वापस जीतने का पक्का फैसला कर लिया और बस यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न शुरू हुआ। अगली सुबह बेहद जल्दी मेरे फ्लैट के दरवाजे पर जोर जोर से हुई दस्तक से मेरी नींद खुल गई। मैंने झुंझलाते हुए जब दरवाजा खोला तो सामने लू रुयान खड़ी थी। उसके हाथ में एक गर्म सूप का थर्मस था और उसका चेहरा शर्म व झिझक के कारण अस्वाभाविक रूप से लाल हो रहा था। उसने बहुत कोमल आवाज में कहा, लिन्युग, मैंने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक बेहद संदेह भरी नजरों से घूरा और सीधे पूछा, क्या इसमें तुमने जहर मिलाया है? मेरी ये बात सुनते ही लू रुयान के मुंह से तुरंत कोई शब्द नहीं निकला और वो स्तब्ध रह गई। इसके बाद दोपहर में जब मैं सड़क किनारे एक छोटे से स्टॉल पर सुकून से बैठकर तले हुए नूडल्स खा रहा था, वो अचानक फिर प्रकट हुई और इस बार उसके हाथ में लाल गुलाबों का एक विशाल आलीशान गुलदस्ता था। मैंने अपनी भौहें चढ़ाते हुए सीधे पूछा, तुम अब क्या नई चाल चल रही हो? कहीं उन 5 मिलियन को न देने का बहाना तो नहीं ढूंढ रही? मेरी इस बात पर लू रुयान एक बार फिर अवाक रह गई। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं था। उस रात जब मैं एस्पोर्ट्स कैफे में लॉन्ग गॉन्सन को गेम में आगे ले जा रहा था, वो अचानक एक ढीली हुडी और जीन्स में वहां धमकी। ये एक ऐसा पहनावा था जिसमें मैंने उसे इन 3 सालों में कभी नहीं देखा था। वो चुपचाप हमारी गेमिंग चेयर के पीछे आकर खड़ी हो गई और बेहद दबी आवाज में बोली, मैं भी तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहती हूँ।
मुझे खुश करने के उसके इन अजीबोगरीब और बचकाने प्रयासों को देखकर और मेरी इस आवारा जिंदगी में किसी भी तरह फिट होने की उसकी तड़प को भांपकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, ये औरत अब पूरी तरह से पागल हो चुकी है। आखिरकार जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे हाथ से पकड़ा और साइबर कैफे के एंट्रेंस के एक कोने में ले जाकर दीवार के सहारे रोक दिया। मैंने तंग आकर कहा, रुयान, बॉस लो, बड़ी बहन लो, क्या हम सीधे कोर्ट चलकर अपने तलाक का फाइनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं? प्लीज ये सब नौटंकी और नकली बकवास बंद करो, ठीक है? मेरा स्वर पूरी तरह अधीरता और चिढ़ से भरा हुआ था। उसने नम आंखों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो उम्मीद की एक छोटी सी किरण अभी अभी जगी थी, वो मेरे इस बर्फीले ठंडे जवाब से पूरी तरह बुझ गई। वो कांपती आवाज में बोली, लिन्युक, क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो? उसे इस तरह पूरी तरह टूटने के कगार पर देखकर मुझे अचानक गुस्सा आया कि ये नया मेलोड्रामा मेरी इस सुकून भरी आजाद जिंदगी को मुझसे और दूर खींचता जा रहा है। लेकिन लू रुयान मेरी इन कठोर और कड़वी बातों से जरा भी हतोत्साहित नहीं हुई। इसके विपरीत उसका इरादा और भी ज्यादा पक्का हो गया। वो जबरदस्ती हमारे लू परिवार के पीड़ितों का सहायता संघ में शामिल हो गई और इस तरह हमारी रोज की वो बेफिक्र लड़कों वाली मस्त बीबीक्यू रातें अचानक एक बेहद अजीब, शांत और असहज करने वाले निजी समारोह में बदल गई। लू रुयान ने अपने सारे डिजाइनर कॉर्पोरेट सूट उतार फेंके थे। अब वो एक साधारण सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनकर हमारे बीच एक आम लड़की दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन उसका वो सालों पुराना सख्त, उदासीन और कड़क सीईओ वाइब उस चिकने, धुएं से भरे और शोर शराबे वाले ढाबे के माहौल से पूरी तरह अलग थलग लग रहा था। उसके आकर बैठते ही लॉन गॉन्सन और जियांग जियाओ, जो अभी तक ठाके लगा रहे थे, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ गए। डर के मारे मानो उनकी सांसें अटक गई हों। वो जीवंत और मजेदार बीबीक्यू स्टॉल पल भर में किसी शोक सभा जितना शांत और गंभीर हो गया। पूरे टेबल पर केवल मैं ही अकेला था, जो हमेशा की तरह आराम से कबाब खा रहा था और ड्रिंक पी रहा था। मैंने बस उसके सामने एक जोड़ी अतिरिक्त चॉपस्टिक रखी और साफ शब्दों में कह दिया, देखो, याद रखना कि यहाँ हम सब अपना अपना बिल खुद चुकाएंगे। मेरे पास तुम्हारी महंगी थाली के पैसे देने के लिए कैश नहीं है। लू रुयान ने धीरे से अपने होंठ काटे और सहमति में हल्का सा सिर हिला दिया। इस भारी सन्नाटे और माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए लॉन गॉन्सन ने हिम्मत जुटाकर ट्रुथ और डेयर, सच या साहस, खेलने का सुझाव दिया। लेकिन बदकिस्मती से पहले ही राउंड में लू रुयान खेल हार गई और उसने ट्रुथ, सच को चुना। अब लॉन गॉन्सन और जियांग जियाओ की तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपनी बॉस से कोई तीखा सवाल पूछ सकें, इसलिए ये काम स्वाभाविक रूप से मेरे हिस्से आ गया। मैंने चॉपस्टिक से अपने दांत साफ करते हुए बेहद लापरवाही से पूछा, तो मैडम, तुम मेरे वो 5 मिलियन कब चुका रही हो? ये सुनते ही पूरी मेज पर मानो पत्थर का सन्नाटा पसर गया। लॉन गॉन्सन और जियाओ ने अपना सिर पीट लिया और लू रुयान का चेहरा शर्म से तुरंत पीला पड़ गया। जब अगले राउंड में उसकी बारी आई तो उसकी आंखों में घबराहट और एक गहरी उम्मीद का मिश्रण था। उसने सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, लिन्युक, अगर हम सब कुछ भुलाकर फिर से एक नई शुरुआत कर सकें तो क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? ये सुनते ही मेज के नीचे से लॉन्ग गॉन्सन और जियांग जियाओ मेरे पैरों पर बेरहमी से लाते मारने लगे। वे अपनी आंखों के इशारों से मुझे समझा रहे थे कि ओ भाई, अब पिघल जाओ और लड़की को कुछ मीठा बोल दो। मेरे टखनों में उनकी लातों से भयंकर दर्द हो रहा था। लेकिन लू रुयान की आंखों में फिर से जलती हुई उम्मीद की रोशनी देखकर मैंने अपना गला साफ किया और पूरी गंभीरता से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता था कि मेरा ये जवाब सुनते ही उसकी आंखों की बची कुची रोशनी भी तुरंत कांच की तरह बिखर गई। लेकिन मैं वहीं नहीं रुका। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देखो, किसी का शुगर बेबी बनकर रहना बेहद आरामदायक और मजेदार है, लेकिन मेरे लिए मेरी आजादी इस दुनिया में किसी भी चीज से बढ़कर है। वैसे अगर तुम बिना शादी किए ही मुझे वो 5 मिलियन दे सको तो वो डील मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगी। ये सुनते ही वहां का तापमान मानो तुरंत -डिग्री में गिर गया। लू रुयान अब अपनी भावनाओं के सैलाब को और नहीं रोक सकी। उसने मेज पर रखी बियर की बोतलें उठाई और एक के बाद एक कई बोतलें गटगट करके खाली कर गई। कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरह नशे में धुत हो चुकी थी। नशे के सुरूर में उसने अचानक खुद को आगे बढ़ाया और मेरी बाहों में फेंक दिया। उसने मुझे पागलों की तरह कसकर गले लगा लिया और फुटफुट कर रोने लगी, लिन्युक, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। मैं तलाक का कागज देखने से पहले मर जाना पसंद करूंगी। एक बेहद खूबसूरत, नाजुक और महकती हुई औरत इस तरह मुझसे पूरी तरह सटी हुई थी, जिससे मुझे ऐसा लगा जैसे शरीर में हाई वोल्टेज बिजली का झटका लगा हो। मैंने तुरंत अपने दोनों हाथ आत्मसमर्पण की मुद्रा में हवा में ऊपर उठा दिए और घबराकर उन 2 बेवकूफों पर चिल्लाया जो मजे से ये लाइव शो देख रहे थे, अरे अरे, तुम दोनों मेरे गवाह रहना, कोई मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाना। इसने खुद मुझ पर झपट्टा मारा है, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया है। लेकिन लॉन्ग गॉन्सन
और जियांग जियाओ की इस वक्त मेरी मदद करने की रत्ती भर भी इच्छा नहीं थी। लॉन गॉन्सन ने तुरंत इस ऐतिहासिक पल का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाल लिया, जबकि जियांग जियाओ ने अपनी स्केचबुक संभाली और तेजी से पेंसिल चलाकर लाइव स्केच बनाने लगा। वे दोनों आपस में बड़बड़ा रहे थे, वाह यार, साल का सबसे सुपरहिट ड्रामा। ये लव ट्रायंगल तो सच में बहुत रोमांचक है। एक टूटी हुई बेबस महिला सीईओ बनाम एक पत्थर दिल बेदर्द आलसी आदमी। कलात्मक तनाव, आर्टिस्टिक टेंशन बिल्कुल अपने मैक्सिमम लेवल पर है। अपनी बाहों में बेकाबू होकर सिसक रही उस औरत को देखकर और फिर अपने इन दो नौटंकीबाज तमाशा प्रेमी अराजक भाइयों को ताकते हुए मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार अपने इस आरामदेह और आलसी जीवन के पूरे लक्ष्य पर एक बहुत गहरा संदेह हुआ। मुझे लगा कि ये लाइफस्टाइल तो सुबह 9 से शाम 5 बजे वाली नौकरी से भी कहीं ज्यादा थका देने वाली है। जब मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी अब इससे ज्यादा बेतुकी और पागलपन भरी नहीं हो सकती, तभी कुछ ऐसा हुआ जो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल था। असल में लू ग्रुप के जिस गद्दार वीपी को मैंने बेनकाब किया था, उसके पीछे की साजिश का असली मास्टरमाइंड अब पूरी तरह से बौखला चुका था। उन गुंडों में लू रुयान को सीधे छूने की हिम्मत तो नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपना निशाना बनाया, ये मानते हुए कि मैं ही उस ताकतवर महिला सीईओ की सबसे बड़ी कमजोरी हूँ। उस दिन जियांग जियाओ और मैं एक आर्ट गैलरी से बाहर निकले ही थे। मैं वहां सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे अपनी नई पेंटिंग एग्जीबिशन देखने के लिए जबरदस्ती घसीटा था। जाहिर है मैंने गैलरी के एक कोने में बैठकर पूरा समय बस ऊँघते और झपकियां लेते हुए बिताया था। जैसे ही हम मुख्य दरवाजे से सड़क पर आए, अचानक एक बिना नंबर की काली वैन सनसनाती हुई हमारे सामने आकर रुकी। वैन का दरवाजा खुला और उसमें से खूंखार गुंडों का एक पूरा झुंड बाहर कूदा। उन्होंने बिना एक शब्द बोले पलक झपकते ही मुझे और जियांग जियाओ को 2 अलग अलग जूट के बोरों में बंद किया और गाड़ी में डालकर रफू चक्कर हो गए। जब तक बोरों से बाहर निकलने के बाद मुझे पूरी तरह होश आया, तब तक हम शहर से दूर एक बिल्कुल सुनसान परित्यक्त गोदाम में पहुंच चुके थे। जियांग जियाओ और मुझे लोहे के 2 अलग अलग खंभों से मजबूती से बांधा गया था और हम दोनों के मुंह में कपड़े ठूसे हुए थे। कुछ खूंखार अपहरणकर्ता हमारे चारों तरफ हथियार लिए खड़े थे और उनका सरदार, जिसके चेहरे पर एक गहरा और डरावना कट का निशान था, इस वक्त सीधे लू रुयान को फोन लगा रहा था। उसने फोन कनेक्ट होते ही भारी आवाज में धमकी दी, लू रुयान, तुम्हारा ये आवारा पूर्व पति और तुम्हारा ये सुंदर बॉय टॉय दोनों इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर चाहती हो कि ये दोनों कल का सूरज जिंदा देख सकें तो तुरंत 100 मिलियन कैश तैयार रखो और पुलिस को भूल कर भी खबर मत करना। फोन के उस पार मैं आसानी से कल्पना कर सकता था कि ये खबर सुनकर लू रुयान की क्या हालत हुई होगी और वो कितनी व्याकुल हो चुकी होगी। लेकिन इधर गोदाम के अंदर का माहौल अचानक एक बहुत ही अजीब और हास्यास्पद दिशा में मुड़ने लगा था। मुझे महसूस हुआ कि इन अनाड़ियों ने रस्सियों को बहुत ही गलत और कसकर बांधा है, जिससे मेरी बाहों की त्वचा छिल रही थी और दर्द हो रहा था। मैंने खंभे पर ही अपनी करवट बदली और मुंह से अजीब सी आवाजें, गुर्राहट निकालकर उन्हें संकेत दिया कि मेरे मुंह का ये कपड़ा बाहर निकाले। एक अपहरणकर्ता ने चिढ़कर अधीरता से मेरे मुंह का कपड़ा खींचा और बुरी तरह भौंकते हुए बोला, अबे ओए, क्या चीख पुकार मचा रखी है साले, चुपचाप बैठा रहा। मैंने अपनी बंधी हुई कलाइयों को थोड़ा घुमाया और उसे एक बेहद पेशेवर ट्रेनर की तरह सलाह दी, देखो भाई, तुम्हारी ये गांठ बांधने की कला सच में बहुत ही थर्ड क्लास है। तुमने यहाँ एक डेड नॉट, मुर्दा गांठ लगा दी है। इसका नुकसान ये है कि जब तुम इसे अगली बार खोलोगे तो ये रस्सी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और तुम इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लाओ, मुझे तुम्हें सिखाने दो कि एक परफेक्ट स्लिप नॉट कैसे क्लोव हिच कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि बंधक जितना ज्यादा संघर्ष करेगा ये उतनी ही कसती जाएगी, लेकिन काम खत्म होने के बाद इसे खोलना बहुत ही आसान और स्मूथ होता है। वेरी प्रोफेशनल। मेरी ये बात सुनकर वे पेशेवर किडनैपर्स पूरी तरह से दंग रह गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दूसरी तरफ जियांग जियाओ ने भी किसी तरह अपने मुंह का कपड़ा बाहर थूक दिया था, लेकिन वो डर के मारे रोने या मदद के लिए चीखने के बजाय उन भयंकर चेहरे वाले गुंडों को इस कदर एकटक निहार रहा था मानो उसे साक्षात कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया हो। उसने पूरी उत्सुकता और रचनात्मक दीवानगी से चिल्लाकर कहा, वाह भाई, तुम सबकी चेहरे की बनावट, फेशियल फीचर्स सच में बहुत ही यूनिक और अद्भुत है। खासकर तुम्हारे चेहरे का ये कट का निशान, स्कारफेस भाई। तुम्हारे इस चेहरे में एक बहुत गहरी कहानी और एक टूटा हुआ सौंदर्य शास्त्र, ब्रोकन एस्थेटिक्स छिपा हुआ है। रुको, तुम सब हिलना मत, मैं तुम सबका एक लाइव स्केच बनाता हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी जेब के किसी गुप्त कोने से एक चारकोल पेंसिल और एक छोटी स्केचबुक निकाल ली, जो उसने बोरों में बंद होने के बावजूद बचा ली थी, और उन खूंखार अपहरणकर्ताओं को सामने खड़ा करके उनके चित्र बनाने में जुट गया। वे अपहरणकर्ता अब पूरी तरह से गहरे असमंजस और डिप्रेशन में पड़ चुके थे। वे सोच रहे थे कि भाई, हम यहाँ इन लोगों का किडनैप करने आए हैं या फिर कोई गांठ बांधने की ट्रेनिंग क्लास लेने,
और आर्ट गैलरी के प्रोफेशनल मॉडल बने आए हैं। महज 1 घंटे के बाद उन अपहरणकर्ताओं के बॉस स्कारफेस का पूरी तरह से मानसिक पतन, मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। मैं जमीन पर बैठकर उससे जिंदगी के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा कर रहा था। उसे किडनैपिंग इंडस्ट्री की करियर संभावनाओं से लेकर मार्केट की महंगाई का फिरौती की रकम पर पड़ने वाले बुरे असर तक का पूरा डेटा समझा रहा था। अंत में मैंने उसे सफलतापूर्वक ये यकीन दिला दिया कि इस 2 नंबर के धंधे में अब कोई फ्यूचर नहीं बचा है। और मैंने सलाह दी, देखो भाई, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि तुम ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलकर किसी बड़े फ्लाईओवर के नीचे मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर, लैमिनेशन लगाने का एक साफ सुथरा काम शुरू करो। बहुत स्कोप है उसमें। इसी बीच जियांग जियाओ ने भी अपनी कलाकृति पूरी कर ली थी और उसने बड़े गर्व से वो स्केच स्कारफेस के हाथ में सौंप दिया। उस चित्र में सभी अपहरणकर्ताओं के चेहरे डरावने हरे रंग के और दांत बाहर निकले हुए नुकीले बनाए गए थे, जो बिल्कुल नर्क से निकले खूंखार राक्षसों की तरह लग रहे थे। जियाओ ने उत्साह से कहा, देखो भाई, मैंने तुम्हारी आत्मा के अंदर चल रहे उस जंगली और आदिम संघर्ष को सच में इस कागज पर उतार दिया है। स्कारफेस ने जब उस भयानक चित्र को देखा जिसमें वो खुद एक असली नरभक्षी राक्षस जैसा दिख रहा था, तो डर और सदमे के मारे उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। ठीक उसी पल एक जोरदार धमाके के साथ गोदाम के भारी दरवाजे टूटकर एक तरफ गिर गए। लू रुयान और लॉन्ग गॉन्सन दोनों काले रंग के सूट पहने अपने दर्जनों हथियारबंद गार्ड्स की एक लंबी कतार के साथ बेहद आक्रामक अंदाज में अंदर दाखिल हुए। लू रुयान की आवाज में आंसू और घबराहट घुली हुई थी जब वो चिल्लाई, लिन्युक। लेकिन अगले ही सेकंड जब उसने और लॉन्ग गॉन्सन की पूरी रेस्क्यू टीम ने गोदाम के अंदर का नजारा देखा, तो वे एक ऐसा दृश्य देख रहे थे जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं वहां 3 खूंखार किडनैपर्स के साथ जमीन पर लकड़ी के एक पुराने बक्से के चारों तरफ आराम से बैठा हुआ फाइट द लैंडलॉर्ड ताश का खेल खेल रहा था और चिल्ला रहा था, 5 की जोड़ी, पास, एयरप्लेन। वही जियांग जियाओ बगल में एक छोटी सी मुड़ने वाली प्लास्टिक की स्टूल पर बैठा मजे से तालियां बजा रहा था और हमारा ऑफिशियल रेफरी बना हुआ था। पूरा गोदाम इस वक्त किसी किडनैपिंग जोन के बजाय एक बेहद खुशनुमा और आनंदमय क्लब के माहौल से भरा हुआ था। ये देखकर लू रुयान, लॉन्ग गॉन्सन और उनके साथ आए सभी गार्ड्स दरवाजे पर ही पूरी तरह से जड़ हो गए। जब रुयान को थोड़ा होश आया तो वो पागलों की तरह दौड़ती हुई मेरे पास आई और उसने मुझे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। वो रोते हुए बोली, तुमने तो मुझे डराकर मौत के घाट ही उतार दिया था। भगवान के लिए बताओ, क्या तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? वो पागलों की तरह मेरे पूरे शरीर को टटोल कर चेक करने लगी, जबकि मैं अभी भी अपने हाथ में ताश के पत्तों का एक बहुत ही शानदार सेट पकड़े हुए था। मैंने चिढ़कर और अधीरता से उसे खुद से थोड़ा दूर धकेला और कहा, अरे रुको यार, बीच में ऐसे डिस्टर्ब मत करो। मैं अभी गेम में एक ऐसा तुरुप का पत्ता, स्प्रिंग, फेंकने वाला हूं जो इस पूरे बाजी की काया पलट देगा और खेल को बहा ले जाएगा। देखो, इस बार बाजी की रकम भी दुगुनी है, पूरे 50 युवान। इसी बीच उस किडनैपर बॉस स्कारफेस ने जब लू रुयान के हथियारबंद गार्ड्स को अंदर आते देखा तो उसने ऐसा रिएक्शन दिया मानो उसे साक्षात यमराज के चंगुल से छुड़ाने वाले उसके असली भगवान मिल गए हों। वो फुट फुट कर रोने लगा और उसने बिना किसी विरोध के स्वेच्छा से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और लपक कर लॉन्ग गॉन्सन के गार्ड्स पर झपटते हुए गिड़गिड़ाया, अधिकारियों, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। भगवान के लिए बस मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लो और इस जेल में डाल दो। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं सब कुछ सच सच कबूल करूंगा। बस मुझे इन दोनों अजूबों के साथ एक और सेकंड भी नहीं बिताना है। ये कोई सामान्य कैद नहीं, बल्कि शुद्ध मनोवैज्ञानिक यातना है। स्कारफेस अपहरणकर्ता के इन शब्दों के साथ आखिरकार उस हाई प्रोफाइल और रोमांचक किडनैपिंग केस का अंत खुद अपहरणकर्ताओं के रोते हुए आत्मसमर्पण के साथ हुआ। और इस पूरी अफरातफरी के बीच मैंने सबसे हास्यास्पद तरीके से उन गुंडों से ताश के खेल में पूरे 150 युवान जीत लिए थे। जैसे ही इस ड्रामे का पर्दा गिरा, लू रुयान पागलों की तरह दौड़ कर आई और उसने मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों में गुस्सा, राहत और हंसी का ऐसा कॉकटेल था कि वो अपने आंसू चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। उधर मैंने उस रोते हुए स्कारफेस के कांपते हाथों से 150 युवान की वो मुड़ी तोड़ी नोट झपट ली और मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आजाद जिंदगी आज थोड़ी और मुकम्मल हो गई है। इस अजीबोगरीब अपहरण कांड के बाद हम चारों के बीच के रिश्ते और भी पेचीदा, मजेदार और रहस्यमयी हो गए। लेकिन इस सारी अराजकता और ड्रामे के बीच हमारी 3 महीने की तलाक की कूलिंग ऑफ अवधि चुपचाप समाप्त हो गई, जिस दिन अंततः हमें सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर कानूनी रूप से अपना तलाक का सर्टिफिकेट लेना था। मैं सुबह सुबह ही बहुत एक्साइटेड होकर सोकर उठ गया। मैं लगातार लू रुयान को तैयार होने और घर से जल्दी निकलने के लिए टोक रहा था, लेकिन वो जानबूझकर अपना पूरा समय ले रही थी। वो बहुत आराम से सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठी हुई ब्लैक कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। जब मैंने उसे तीसरी बार घड़ी दिखाते हुए जल्दी करने को कहा, तब जाकर उसने आखिरकार अपना कॉफी का कप मेज पर रखा। उसने दराज खोली,
उसमें से वो पुराना तलाक का समझौता, डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला जिस पर मैंने बहुत पहले ही खुशी खुशी साइन कर दिए थे, और मेरे सामने ही उसे बीच से 2 टुकड़ों में फाड़कर बेहद लापरवाही से कूड़ेदान में फेंक दिया। उसका ये रूप देखकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरे होश उड़ गए और मैं घबराकर चिल्लाया, रुयान, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे 5 मिलियन रुपयों का क्या होगा? लू रुयान सोफे से खड़ी हुई, धीरे धीरे चलकर मेरे बिल्कुल करीब आई और अपने ब्रांडेड बैग से एक चमचमाता हुआ ब्लैक बैंक कार्ड निकालकर मेरे हाथों में थमा दिया। उसने कहा, यह कार्ड अब से तुम्हारा है। इसकी कोई पिन नहीं है और इसकी खर्च करने की लिमिट अनलिमिटेड है। ये सुनते ही मेरी आंखें तुरंत चौंधिया गई और मैं खुशी से चहक उठा। सच में? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही? उसने पूरी गंभीरता से अपना सिर हिलाया और फिर धीरे से आगे बढ़कर मेरी शर्ट का कोना अपनी उंगलियों में पकड़ लिया। उसकी आवाज इस वक्त बहुत कोमल थी, लेकिन उसमें एक ऐसा अटल संकल्प था जिसे बदला नहीं जा सकता था। वो बोली, कार तुम्हारा है, जितना जी चाहे उतना उड़ाओ, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। उसकी उन खूबसूरत आंखों में झांकते हुए, जो अब कॉर्पोरेट बॉस की तरह बर्फीली ठंडी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी जिद और थोड़ी सी विनती से भरी हुई थी, और हाथ में उस असीमित पैसों वाले ब्लैक कार्ड को दबाए हुए, जो मुझे जीवन भर बिना कुछ किए राजाओं की तरह ऐश कराने के लिए काफी था। मैं एक बहुत ही गहरे चिंतन में पड़ गया। मैंने मन ही मन सोचा कि चलो, ये सौदा भी पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं है। नतीजतन हमारा वो तलाक कभी हुआ ही नहीं। मैं अब कानूनी और आधिकारिक रूप से अपने सपनों का वह परमालसी जीवन जीने लगा जिसकी कल्पना हर इंसान करता है। असीमित पैसा खर्च करना, काम पर जाने की रत्ती भर भी जरूरत न होना, और एक ऐसी रईस पत्नी जो पूरे घर का खर्च अकेले संभालती है, जो कभी कभी थोड़ी सनकी जरूर हो जाती है, लेकिन दिखने में बेहद खूबसूरत और आंखों को सुकून देने वाली है। उधर लॉन गॉन्सन ने भी समझदारी दिखाते हुए लू रुयान का पीछा करना पूरी तरह छोड़ दिया। उसे समय रहते ये एहसास हो चुका था कि किसी मर्द के लिए अपनी होने वाली साली से रोमांस की जंग लड़ना वैसे भी एक हारी हुई बाजी है। इसके बजाय अब वो मुझे अपना बॉस मानने लगा था। हर 2-4 दिनों में वह अपनी चमचमाती स्पोर्ट्स कार लेकर सीधे हमारे लू मेशन आलीशान बंगले आ धमकता, सिर्फ इसलिए ताकि वह मुझसे लेटेस्ट सीईओ रोमांस उपन्यासों की गॉसिप कर सके और मैं गेम में उसकी रैंक बढ़ा सकूं। वही दूसरी तरफ जियांग जियाओ तो जैसे मेरा परमानेंट चेला और साइडकिक बन चुका था। वो पूरे दिन मेरे पीछे पीछे ब्रोलिन भाई चिल्लाता रहता, और जब तक मैं उसे ढाबे का जंक फूड न खिला दूं तब तक वो घर में किसी 200 पाउंड के छोटे बच्चे की तरह उछलता रहता। और इन सबके बीच लू ग्रुप की वो खूंखार, प्रतिष्ठित और बर्फीली महिला सीईओ लू रुयान अपने ही घर में अजीब तरीके से सबसे निचले दर्जे की सदस्य बन चुकी थी। हर दिन जब वो दिन भर कॉर्पोरेट मीटिंग निपटाकर थकहार कर घर आती तो उसे कभी भी कोई शांत, संस्कारी या स्वागत करने वाला पारिवारिक नजारा देखने को नहीं मिलता था। इसके बजाय वो जैसे ही हॉल में कदम रखती, उसे हम 3 नमूने पूरे लिविंग रूम को आसमान पर उठाए हुए दिखते। एक सोफे पर औंधा लेटकर गेमिंग कंसोल पर चिल्ला रहा होता, दूसरा किनारे बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए उसका उत्साह बढ़ा रहा होता, और तीसरा घर की महंगी दीवारों पर मॉडर्न आर्ट की आड़ में अजीबोगरीब भित्ति चित्र, ग्रेफिटी बना रहा होता। अंततः एक बेहद खुशनुमा और धूप से भरी दोपहर में मैंने अपने ढीले बैगी शॉर्ट्स और काला चश्मा चढ़ाया और विला के इंडोर पूल के किनारे लगी बीच चेयर पर पूरी तरह बेपरवाह होकर लेट गया और गुनगुनी धूप का आनंद लेने लगा। लू रुयान वही पास में एक बड़े छतरी वाले शेड के नीचे बैठी थी और अपनी गोद में लैपटॉप रखे कंपनी के बेहद जरूरी दस्तावेजों को निपटा रही थी। वहीं सामने स्विमिंग पूल में लॉन्ग गॉन्सन और जियांग जियाओ प्लास्टिक की बड़ी बड़ी वाटर गन्स लेकर एक दूसरे पर पानी की बौछारें कर रहे थे और अपनी रई जिंदगी का पूरा मजा ले रहे थे। मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी बर्फीली कोला का एक बड़ा घूंट लिया और एक बहुत ही संतुष्ट, आरामदायक आह भरी। मैंने मुस्कुराते हुए सोचा कि मेरी ये जो ट्रांसमिग्रेशन, पुनर्जन्म की यात्रा थी, इसमें भले ही मैं कोई महान योद्धा बनकर पहाड़ों में बाघों को मुक्के मारने या समुद्र में ड्रैगन्स को लाते मारने नहीं गया, लेकिन मैं अपने तथाकथित सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी लॉन्ग गॉन्सन और उस सनकी जियांग जियाओ को अपना पक्का भक्त बनाने में जरूर कामयाब रहा। और सबसे बड़ी बात, मेरी पत्नी खुद घर का सारा खर्च उठाती है। अपनी शर्तों पर जीने और बिना कुछ किए सब कुछ पा लेने के इस खास अंदाज को ही तो असल मायनों में जिंदगी के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना कहते हैं, है ना? मैं अभी इन बेहद खूबसूरत और दार्शनिक विचारों में पूरी तरह खोया ही हुआ था कि अचानक लू रुयान की वही जानी पहचानी सख्त और ठंडी आवाज गूंजी, लिन्युग, बहुत नाटक हो गया, चलो जल्दी उठो, तुम्हारी दवा लेने का समय हो गया है। उसकी आवाज सुनते ही मैं बिना हिले डुले बिल्कुल सीधा लेट गया और एक मरे हुए इंसान, लाश की तरह एक्टिंग करने लगा। वो अपने हाथों में एक चीनी मिट्टी के कटोरे में बेहद कड़वी, गहरे मटमैले रंग की ट्रेडिशनल चाइनीज दवा लेकर आई थी, जिसके ऊपर कुछ लाल खजूर और गोजी बेरी तैर रहे थे। उसने कड़क लहजे में कहा, ये एक बहुत ही खास आयुर्वेदिक टॉनिक है जिसे मैंने एक बूढ़े और नामी डॉक्टर से विशेष रूप से सिर्फ तुम्हारे लिए मंगवाया है,
ताकि तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा वापस आ सके। तुम आजकल बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलने लगे हो, जिससे तुम्हारा शरीर अंदर से कमजोर होता जा रहा है। मैंने अपनी आंख की एक पलक तक नहीं झपकाई और सोते हुए ही बेहद ढीठ अंदाज में बुदबुदाया, कृपया ध्यान दे, उपभोक्ता इस वक्त पूरी तरह मर चुका है और लाश बनने का नाटक कर रहा है। अगर कोई बहुत जरूरी बात हो तो मेरे नाम के कुछ कागजी नोट और अगरबत्ती जला दो, लेकिन प्लीज सोते हुए इंसान को परेशान मत करो। मुझे इस कदर पूरी तरह बेशर्म, ढीठ और बेपरवाह एक्टिंग करते देखकर लू रुयान ने अपनी बेबसी में सिर्फ अपना सिर हिलाया, लेकिन तभी उसके उन खूबसूरत होठों के कोने एक बेहद कोमल और प्यारी मुस्कान में मुड़ गए, जिसके बारे में शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। आसमान में धूप बिल्कुल परफेक्ट थी, हवा के झोंके बेहद हल्के और सुहावने थे, और पूरी दुनिया से बेखबर होकर आलसी बने रहने के लिए समर्पित ये कमाल की जिंदगी सच में बहुत ही खूबसूरत थी। द एंड।